आपके लिए अनफ्रेंडेड डार्क वेब मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। ये मूवी कुछ दोस्तों की है जो कि किसी तरह डार्क वेब के चंगुल में फंस जाते हैं और डार्क वेब के लोग धीरे धीरे उनको एक एक करके मारने लगते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मतायस को दिखाया जाता है। वो अपने लैपटॉप में अपने अकाउंट को लॉगिन करके पपाया नाम की एप्लीकेशन को खोलता है जो कि उसने हाल ही में बनाई थी। पपाया एक टाइप की एप्लीकेशन है जो उन लोगों के लिए काम करती है जो कि सुन और बोल नहीं सकते। मतायस की गर्लफ्रेंड अमाया भी उनमें से एक ही थी। ये एप्लीकेशन आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज करके उसको साइन लैंग्वेज के एक छोटी सी वीडियो में कन्वर्ट कर देती है जिसको वो लोग जो कि सुन और बोल नहीं सकते आसानी से समझ सकते हैं। मतायस ने इस एप्लीकेशन को हाल ही में बनाया था, इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड अमाया को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। और जैसा कि अब यह एप्लीकेशन पूरी तरह से बन चुकी थी तो मतायस अपनी गर्लफ्रेंड अमाया को इसके बारे में बताने के लिए फेसबुक से लॉगिन करके उसको वीडियो कॉल करता है। मगर शुरुआत से ही जब भी हम देखते हैं कि मतायस किसी भी नई जगह लॉगिन करता है तो इस लॉगिन करने वाले बॉक्स में पहले से ही किसी नोरा सी नाम का अकाउंट रजिस्टर हो रखा था जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी ही देर में मतायस की वीडियो कॉल अपनी गर्लफ्रेंड अमाया से कनेक्ट हो जाती है और मतायस अपनी गर्लफ्रेंड अमाया को उस पपाया एप्लीकेशन का डेमो देता है। मगर एप्लीकेशन को समझाने के तुरंत बाद ही अचानक से मतायस का लैपटॉप हैंग कर जाता है और उसका वीडियो कॉल कट जाता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का समय दिखाया जाता है। मतायस का लैपटॉप अब ठीक से चलने लगा था। मतायस और उसके सभी दोस्त एक साथ वीडियो कॉल करने का प्लान बनाते हैं। मगर इससे पहले कि मतायस सबसे कनेक्ट हो पाता उसके फेसबुक अकाउंट पर कुछ मैसेज आने लगते हैं। मगर ये मैसेज मतायस के अकाउंट पर नहीं थे। ये मैसेज उन अकाउंट पर थे जो कि पहले से ही हर जगह पर रजिस्टर हुआ था, यानी नोरा सी के अकाउंट पर। और इससे पहले कि मतायस इन मैसेज को खोलकर देख पाता उसके दोस्तों का वीडियो कॉल अचानक से आ जाता है और मतायस उनसे बात करने लगता है। अब मतायस और उसके सभी दोस्तों के बीच में बातें होने लगती हैं। मतायस के दोस्त हैं एजे, लेक्स, नारी, सेरीना, डेमन और उसकी गर्लफ्रेंड अमाया। मतायस अपने दोस्तों से बात करते करते उनको अपने नए लैपटॉप के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये लैपटॉप उसने हाल ही में लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। मगर तभी दोबारा फिर से मतायस का लैपटॉप हैंग करके बंद हो जाता है। अब मतायस थोड़ी देर बाद उस लैपटॉप को दोबारा खोलता है तो वो देखता है कि उस नोरा सी के अकाउंट पर लगातार मैसेज आए जा रहे हैं और इस बार मतायस उसके अकाउंट को खोलकर मैसेज पढ़ने लगता है। सभी मैसेज को पढ़कर मतायस हैरान रह जाता है क्योंकि उस अकाउंट पर अलग अलग लैंग्वेजेस में मैसेज पड़े हुए थे और उन सभी मैसेजेस में लोगों द्वारा नोरा सी से पैसे ही मांगे जा रहे थे। मगर मतायस इन सभी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो जाता है। वीडियो कॉल कंटिन्यू चल रही थी और उसी बीच मतायस अपने दोस्त डेमन से पूछता है कि उसका लैपटॉप बार बार हैंग करने का क्या कारण है। तो मतायस का दोस्त डेमन बताता है कि ये अक्सर हार्ड ड्राइव के पूरी तरह से भर जाने की वजह से होता है। अगर तुम इसको क्लीन कर लोगे तो यह ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मतायस का दोस्त उसे एक डिस्क क्लीनर ऐप का भी लिंक देता है। अब मतायस उस डिस्क क्लीनर ऐप को डाउनलोड करके उसको रन करता है तो उसे पता चलता है कि उसके लैपटॉप में लगभग 1 TB का स्पेस किसी अनटाइटल्ड फोल्डर ने पूरी तरह से घेरा हुआ है और उस फोल्डर की सभी फाइल्स पूरी तरह से हिडन है। अब मतायस दोबारा अपने दोस्त डेमन से पूछता है कि हिडन फाइल्स को कैसे खोला जाए। तो मतायस का दोस्त डेमन उसको कमांड लिखकर भेज देता है जिस वजह से मतायस आसानी से उन हिडन फाइल्स को खोल लेता है। मतायस देखता है कि उस अनटाइटल्ड फोल्डर में बहुत सारी वीडियो हैं और इसी बीच वीडियो कॉल में मतायस का दोस्त एजे उसको वापस बुला लेता है क्योंकि एजे अपने सभी दोस्तों को अपने नए स्पीकर्स दिखाना चाहता था जो कि उसने हाल ही में खरीदे थे। वो बताता है उनकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड और क्रिस्पी है। हम इन स्पीकर्स की बात को इतना महत्व इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनका रोल आगे की कहानी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतायस के दोस्त एजे के बाद नारी और सेरीना उनके सामने एक सीक्रेट खोलते हैं। वो दोनों कहती हैं कि हम दोनों आपस में रिलेशनशिप में हैं, मगर इसके बारे में उनके पेरेंट्स को पूरी तरह से नहीं पता क्योंकि नारी के पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और शायद से सेरीना की मॉम इस बात को एक्सेप्ट कर भी लें। मगर सेरीना इसके बावजूद भी अपनी मॉम को यह बात नहीं बताना चाहती क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मगर इस पूरी कहानी के बीच अब भी लगातार मतायस को फेसबुक पर नोरा सी के अकाउंट से मैसेज आ रहे थे। मगर इस बार मतायस से रुका नहीं जाता और जिस अकाउंट से मैसेज आ रहे थे यानी एरिका ड्यून को मतायस पूछ लेता है कि तुम कौन हो। तो उधर से एरिका मैसेज करती है कि मैं वही हूँ जिसका लैपटॉप तुमने चुराया हुआ है। इस मैसेज को पढ़कर मतायस थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये लैपटॉप उसने चुराया नहीं है। मगर उधर से मैसेज आता है
कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और मैं एरिका नहीं बल्कि नोरा सी हूँ। एरिका मेरी फ्रेंड है और मैं उसी के पास में बैठकर तुमसे मैसेज में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि मतायस, जिसने अपने सभी दोस्तों को यह बताया था कि ये लैपटॉप उसने खरीदा है, वो झूठ बोल रहा था। और हमें यह राज भी अब क्लियर हो जाता है कि जब भी मतायस किसी नई जगह पर लॉगिन कर रहा था तो वहाँ पर पहले से ही किसी नोरा सी नाम के अकाउंट का रजिस्ट्रेशन हो रखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मतायस ने लैपटॉप खरीदा नहीं था, बल्कि ये लैपटॉप उसने एक साइबर कैफे के साइड में से उठा लिया था। इसी वजह से हर लॉगिन रजिस्ट्रेशन में पहले से ही नोरा सी नाम का अकाउंट लॉगिन था और शायद से लैपटॉप उसी इंसान का है। अब मतायस बहुत ज्यादा घबरा चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी चोरी जल्द ही सामने आने वाली है। इस वजह से मतायस उस लैपटॉप को शट डाउन करने वाला था, मगर तभी अचानक से उसके पास एक और मैसेज आता है। इस बार वो मैसेज किसी शेरन नाम के अकाउंट से आया हुआ था और वो उससे काम के बाद पैसे ट्रांसफर होने की बात कर रहा था। मतायस उस अकाउंट से मैसेज करके बात करने की कोशिश करता है, मगर उधर से रिप्लाई आता है कि मैं यहाँ पर नहीं बल्कि रिवर नाम की एप्लीकेशन पर बात करूंगा। अब मतायस देखता है कि उसके लैपटॉप में रिवर नाम की एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल्ड है। मतायस उस एप्लीकेशन को खोलता है तो उसमें अजीब सा एक एनिमेशन चलने लगता है जिसमें एक बोट रिवर टनल में जा रही होती है। अब मतायस इस एप्लीकेशन के बारे में अपने दोस्त डेमन से भी पूछता है, मगर डेमन को भी इस एप्लीकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस वजह से वो मतायस से अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए कहता है। अब मतायस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को अपने सभी दोस्तों को शेयर करता है। थोड़ी देर तक उसको देखने के बाद डेमन बताता है कि ये एप्लीकेशन डार्क वेब पर यूज होती है, जो कि लगातार अपना आईपी एड्रेस बदलती रहती है ताकि उनको कोई ट्रेस ना कर सके। डार्क वेब के बारे में सुनकर मतायस अब अपने दोस्तों को बता देता है कि ये लैपटॉप उसने खरीदा नहीं है, बल्कि ये लैपटॉप उसने एक साइबर कैफे के साइड में से उठाया था। इस बात को सुनकर मतायस के दोस्त भी हैरान रह जाते हैं कि मतायस ऐसा काम भी कर सकता है। इस वजह से उसके सभी दोस्त कहते हैं कि तुम सारी बातों को शुरुआत से बताओ। अब मतायस अपने सभी दोस्तों को शुरुआत से आखिर तक की कहानी बताता है और उसके बाद अपने सभी दोस्तों को उन वीडियोस को भी दिखाता है जो कि अनटाइटल्ड फोल्डर में पड़ी हुई थी। वीडियोस को दिखाने के बाद मतायस अकाउंट नाम के फोल्डर को खोलता है और वहाँ पर हमें बहुत अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस दिखाए जाते हैं और उन ट्रांजैक्शंस को मतायस के दोस्त डेमन और एजे जब कैलकुलेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस अकाउंट में इस समय लगभग $10 मिलियन पड़े हुए थे। और अब अचानक से मतायस के पास रिवर एप्लीकेशन से मैसेज आता है और उस मैसेज में पूछा हुआ होता है कि क्या पैसे पहुँच गए। मतायस उनसे मैसेज में ही रिप्लाई करता है कि हाँ, पैसे पहुँच चुके हैं। और इसके बाद मतायस उनसे पूछता है कि ये पैसे किस काम के लिए हैं। तो उधर से मैसेज आता है कि ये पैसे ट्रीफिनेशन के लिए हैं। ट्रीफिनेशन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। इस वजह से वो लोग गूगल पर इसके बारे में सर्च करते हैं, मगर जैसे ही सर्च के रिजल्ट्स उन सब के सामने आते हैं, मतायस और उसके सभी दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ट्रीफिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी इंसान के स्कल में एक बड़ा सा छेद किया जाता है। ये सब देखने के बाद मतायस उस रिवर नाम की एप्लीकेशन को बंद कर देता है, मगर मतायस का एक दोस्त एजे, जो कि डार्क वेब में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड था, वो अचानक से मतायस से कहता है कि वो उन वीडियोस में से सबसे लेटेस्ट वीडियो को प्ले करे। सभी दोस्त उसको मना करते हैं, मगर इसके बावजूद भी वो मतायस पर जोर डालता है और मतायस भी उस वीडियो को प्ले कर देता है। वो वीडियो डार्क वेब की थी जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह लोगों को अलग अलग जगहों पर बंद किया गया है। उसमें लोगों को बांधने के लिए जंजीरों तक का इस्तेमाल किया गया था। अब मतायस एक एक करके बहुत सी वीडियो चला चुका था। अब मतायस के सामने एक और वीडियो आती है जिसमें एक लड़की आराम से अपने कमरे में सो रही थी और अचानक से उसके कमरे में एक इंसान आता है। उस आदमी का चेहरा भी उस वीडियो में कैप्चर हो जाता है। उस वीडियो को देखने के बाद मतायस की दोस्त नारी कहती है कि शायद से यह वीडियो एक सैंपल की तरह है, जिसमें यह बताया गया है कि वो लड़की उनसे कुछ कदम की दूरी पर है और जैसे ही उन्हें पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे वो उस लड़की को किडनैप कर लेंगे। मगर तभी मतायस के पास अचानक से अपनी गर्लफ्रेंड अमाया का वीडियो कॉल आ जाता है, मगर वो देखता है कि वो वीडियो कॉल अमाया ने नहीं लगाया, क्योंकि अमाया अपने घर का काम कर रही थी। वीडियो कॉल लग जाने के बाद अमाया की एक रूममेट उसको बंद करने के लिए आती है, मगर तभी अचानक से वीडियो कॉल हल्की हल्की ब्लरी होती है और एक आदमी आकर अमाया की रूममेट को किडनैप कर लेता है। मगर अमाया को इस बात की कानो कान खबर नहीं होती, क्योंकि अमाया ना सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। अब मतायस पूरी तरह से डर चुका था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पास अमाया के अकाउंट से उसी आदमी का मैसेज आता है। वो कहता है कि उसे उसका लैपटॉप वापस चाहिए। ये मैसेज बाकी मैसेजों से अलग ब्लैक कलर में थे।
यानी ये मैसेज सीन होने के बाद ही अपने आप डिलीट हो जाते थे। अब वो किडनैपर मैसेज में ही मतायस से आगे कहता है कि मैं तुम्हारे सभी दोस्तों की बातों को ठीक तरह से सुन रहा हूँ और अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड अमाया को मार दूंगा। और आगे वो कहता है कि अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगा के यह कहोगे कि वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आए ताकि मैं भी यानी वो किडनैपर भी उसके पीछे पीछे तुम्हारे घर तक आ सके और उस लैपटॉप को वापस तुमसे ले ले। अब मतायस इन सभी बातों को सुन चुका था। मतायस को कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने दोस्तों के पास वापस वीडियो कॉल पर जाता है तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके सभी दोस्त मिलकर एक साथ पुलिस को कांटेक्ट करने की बात कर रहे थे। ये सुनकर मतायस डर जाता है क्योंकि अभी उसे किडनैपर की धमकी आई थी कि किसी भी तरह से पुलिस को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। मतायस को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह वो अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करे ताकि वो इस बात को पुलिस के पास लेकर ना जाएं। किडनैपर भी मतायस को लगातार मैसेज कर रहा था कि अगर ये बात पुलिस के पास गई तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड मारी जाएगी। अब अपने दोस्तों को रोकने के लिए मतायस थोड़ी देर सोचता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अब तक तुमने जिस भी चीज को देखा वो एक झूठ थी क्योंकि यह सब कुछ मैंने ही करवाया था। यह मेरे द्वारा बनाया गया एक लेटेस्ट गेम है और इस गेम को मैं तुम्हारे ऊपर टेस्ट करके तुम्हारे रिएक्शंस चेक करना चाहता था। थोड़ी ही देर में मतायस एक आधा और झूठ बोलकर अपने सभी दोस्तों को इस बात के लिए कन्विंस कर चुका होता है कि अब तक उन्होंने जो चीज देखी थी वो सब कुछ झूठ थी। अब तक मतायस अपने दोस्तों को कन्विंस कर चुका था मगर अब मतायस अपनी गर्लफ्रेंड अमाया को कॉल करता है और वो किसी तरह उसे अपने घर पे बुलाने के लिए कन्विंस कर लेता है। अब मतायस दोबारा अपने दोस्तों के पास बात करने लगता है मगर तभी मतायस की एक दोस्त लेक्स की मॉम का कॉल आ जाता है और वो अपने सभी दोस्तों से दूर अपनी मॉम से बात करने के लिए चली जाती है। अब मतायस उस लास्ट वीडियो वाली लड़की को इंटरनेट पर सर्च करने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी लड़की का अकाउंट है जिससे उसको नोरा सी ने मैसेज किया था और कह रहा था कि ये लैपटॉप मेरा है। यानी उस हैकर ने पहले उस लड़की को किडनैप किया और फिर उसी के फेसबुक अकाउंट से मतायस से लैपटॉप लेने के लिए मैसेज किया। मतायस इन सब बातों को समझ चुका था और वो थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि अब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने नाम से एक नया अकाउंट खोलता है और फिर उसके बाद हैकर के $10 मिलियन जो कि उस लैपटॉप के सेव्ड अकाउंट में रखे हुए थे उनको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है। और अब मतायस हैकर को धमकी देता है कि अगर तुम्हें पैसे वापस चाहिए तो तुम्हें अमाया को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए उसके घर से बाहर निकलना होगा और वो लड़की एरिका जिसको तुमने किडनैप किया है उसको तुम लोग छोड़ दोगे। मतायस की धमकी सुनकर हैकर डर जाता है और तुरंत ही मतायस को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि तुमने पैसे ट्रांसफर करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हारे पीछे सर्कल यानी हमारा हैकर ग्रुप पूरी तरह से तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इसी बातचीत के बीच मतायस के पास रिवर एप्लीकेशन पर एक दूसरा मैसेज आता है जिसमें किसी कोड की बात की जा रही थी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। मतायस हैकर से उस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कोड को पूछता है मगर हैकर कहता है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। अगर सर्कल के लोगों को लैपटॉप खोने के बारे में जरा भी भनक पड़ गई तो वो मेरे साथ साथ तुम्हें और तुम्हारे सभी दोस्तों को भी मार देंगे। मगर मतायस हैकर की एक बात नहीं मानता और लगातार उससे कोड पूछता है। टाइम ज्यादा बीत जाने की वजह से हैकर भी प्रेशर में आ जाता है और मतायस को कोड बता देता है। कोड को डालने के बाद सर्कल के लोगों को कोई शक नहीं होता और मतायस वापस अपने दोस्तों के पास बात करने के लिए आ जाता है। मगर अचानक से ही उनकी स्काइप की वीडियो कॉल में अननोन बहुत सारे अकाउंट्स ऐड हो जाते हैं। उनके बारे में उनमें से किसी को पता नहीं था और उन्हीं में से एक अकाउंट से एक वीडियो चलने लगती है। उस वीडियो में एक लड़की छत पर खड़ी हुई थी और वो लड़की कोई और नहीं इन सब लोगों की दोस्त लेक्स थी जो कि यहाँ से कुछ ही देर पहले अपनी मॉम से बात करने के लिए गई थी। उस वीडियो में जिसमें लेक्स छत पर चढ़ी हुई थी अचानक से कोई पीछे से आकर उसे धक्का देता है और लेक्स ऊपर से नीचे गिरकर मर जाती है। इतना खौफनाक मंजर को देखने के बाद सभी दोस्त डर जाते हैं। उनको कुछ नहीं सूझ रहा था। वो मतायस से पूछते हैं कि कहीं ये भी तुम्हारे गेम का कोई पार्ट तो नहीं। इतने में ही मतायस के पास अमाया की तरफ से वीडियो कॉल आ जाता है। वीडियो कॉल में अमाया मतायस को बताती है कि वो जल्द ही तुम्हारे घर पे पहुंचने वाली है। मतायस अमाया से कहता है कि तुम आते हुए वीडियो कॉल को कट मत करना और वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। अब तक मतायस के दोस्तों के मन में बहुत अलग अलग सवाल उठ चुके थे और उन सब लोगों ने मिलकर पुलिस के पास जाने का प्लान बना लिया था। जैसे ही मतायस को पुलिस वाली बात पता चलती है वो कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अमाया जिस रास्ते से आ रही थी उस रास्ते के बीच ही एक अंडरग्राउंड टनल भी आती थी जिसमें कनेक्शन पूरी तरह से लॉस्ट हो जाता था और मतायस कनेक्शन लॉस्ट होने का ही इंतजार कर रहा था ताकि हैकर उनकी किसी भी बात को ना सुन सके। थोड़ी ही देर में अमाया का कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है यानी हैकर और अमाया दोनों के दोनों अंडरग्राउंड टनल के नीचे हैं और हैकर मतायस की किसी भी बात को अब नहीं सुन सकता। अब मतायस अपने दोस्तों को शुरुआत से आखिरी तक सारी बातें बता देता है और कहता है कि अभी थोड़ी देर में ही वो हैकर ऑनलाइन आ जाएगा
और हम सबको उसके सामने नॉर्मल रहना है ताकि उसको किसी भी प्रकार का शक न हो और वो अमाया को कोई नुकसान न पहुंचाए, ताकि अमाया सेफली उसके घर पर आ सके और वो हैकर यहाँ से लैपटॉप लेकर चुपचाप चला जाए और ये केस पूरी तरह से बंद हो जाए। मगर इन सब बातों के बीच ही नारी ने अपने एक पुलिस फ्रेंड को कॉल लगा दिया था और उसे अपने घर पर बुला लिया था। और वहीं मतायस का दोस्त डेमन उससे उसके लैपटॉप का एक्सेस मांग लेता है ताकि उसे उस लैपटॉप के जरिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब सिचुएशन बहुत टेंस हो चुकी थी। जैसे ही अमाया के पास थोड़ी देर के लिए नेटवर्क आता, वो सब लोग नॉर्मल एक्ट करने लगते और जैसे ही नेटवर्क जाता, उन सभी के चेहरों पर परेशानी आसानी से देखी जा सकती थी। अब नारी ने जिस पुलिस फ्रेंड को बुलाया था वो उनके घर पर आ चुका था। इस वजह से नारी उस मीटिंग को चुपचाप छोड़ते हुए उससे मिलने चली जाती है। नारी के जाने के बाद उनकी स्काइप मीटिंग में दोबारा एक अकाउंट अचानक से ऐड हो जाता है जो कि पूरी तरह से अननोन था। उस अकाउंट पे एजे की वीडियोस चलने लगती हैं जो कि उसने फेसबुक पर डाली थी। वो अकाउंट एजे की फेसबुक पर पड़ी जितनी भी वीडियोस थी उन सबको कंपाइल करके एक टेररिस्ट नोट बना लेता है। वो नोट कुछ इस तरह था: मैं तंग आ चुका हूँ इस करप्शन से। ये सचमुच इमरजेंसी है तो मैं जा रहा हूँ अपने गन्स और एक्सप्लोजिव्स लेकर मॉल में जहाँ एक बड़ा धमाका होने वाला है। और इसी कंपाइल ऑडियो के साथ वो हैकर पुलिस को कॉल कर देता है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है वो इस ऑडियो को प्ले कर देता है, जिसको सुनकर पूरी तरह से जाहिर हो रहा था कि कोई इंसान मॉल में ब्लास्ट करने वाला है। पुलिस तुरंत ही इस कॉल को सुनकर थोड़ी देर में एजे के घर पर पहुंच जाती है। पुलिस के आ जाने से एजे डर जाता है और वो उनको रोकने के लिए गेट की तरफ बढ़ने लगता है। मगर इसी बीच अचानक से एजे का लैपटॉप भी हैक हो जाता है और उस लैपटॉप से शॉटगन का साउंड इफेक्ट डाउनलोड किया जाता है और उस साउंड इफेक्ट को एजे के नए स्पीकर्स जो कि उसने शुरुआत में अपने दोस्तों को दिखाए थे उसमें फुल साउंड में प्ले कर देता है। इस आवाज को सुनने के बाद पुलिस को ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान नीचे शॉटगन के साथ उनका सामना करने के लिए खड़ा हुआ है। इस वजह से पुलिस एजे के ऊपर गोली चलाकर उसे मार देती है और इस तरह उनका एक और दोस्त उनकी आंखों के सामने ही मारा जाता है। एजे के मरने की वजह से उसके सभी दोस्त रो रहे थे। मगर तभी उसी बीच मतायस के पास दोबारा हैकर की तरफ से मैसेज आता है और वो मतायस से कहता है कि मेरे ग्रुप सर्कल के लोग लैपटॉप के खोने की बात को जान चुके हैं, इस वजह से अब वो अमाया को स्टेशन पर ही मार देगा। ये सब देखकर सरीना कहती है कि इस बार डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि नारी अपने पुलिस दोस्त के साथ स्टेशन की तरफ पहुंच चुकी है और वो वहां पर पहुंचकर अमाया को बचा लेंगे। तभी दोबारा फिर से हैकर उनकी वीडियो कॉल में आ जाता है, मगर इस बार आकर वो 2 लाइव फुटेज चलाता है। एक फुटेज में नारी जो कि स्टेशन पर खड़ी हुई थी और दूसरी फुटेज सरीना की मॉम की होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि सरीना की मॉम पूरी तरह से बीमार है और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। इन दोनों लाइव फुटेज को दिखाने के बाद हैकर सरीना से कहता है कि तुम्हें इन दोनों में से एक को चूज करना होगा। इस बात को सुनने के बाद सरीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो उसकी मॉम थी और दूसरी तरफ नारी जिससे वो प्यार करती थी। इस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। और वहीं दूसरी तरफ हैकर अपना काउंटडाउन चालू कर चुका था। काउंटडाउन खत्म होने तक भी सरीना उन दोनों में से किसी को चूज नहीं कर पाती। इस वजह से सर्कल के लोगों के हैकर सबसे पहले नारी की मॉम का ऑक्सीजन सप्लाई रोक देते हैं, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। और दूसरे नंबर पे नारी जो कि स्टेशन पर खड़ी हुई थी, वहीं पर अचानक से एक आदमी आता है और वो नारी को ट्रेन के सामने आकर धक्का दे देता है, जिस वजह से नारी भी मारी जाती है। नारी की मौत के तुरंत बाद ही अचानक से सेरेना के घर में एक आदमी घुसता है और वो आदमी सेरेना को भी मार देता है। अब एक एक करके मतायस के सभी दोस्त मारे जा चुके थे। उसके पास सिर्फ डेमन और उसकी गर्लफ्रेंड अमाया बची हुई थी। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो आगे क्या करे। उसके सामने उसके सारे दोस्त मर चुके थे। थोड़ी देर ऐसे ही परेशान होने के बाद डेमन मतायस को एक सजेशन देता है। वो कहता है कि तुम अमाया को ढूंढने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाओ। वो हैकर मुझ तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि मैं देश से बाहर इंग्लैंड में बैठा हूँ। मतायस को डेमन की बात सही लगती है, इस वजह से वो तुरंत ही अपने घर से अमाया को ढूंढने के लिए चला जाता है और अपने उस लैपटॉप को वहीं पे छोड़ देता है ताकि डेमन उस लैपटॉप को ज्यादा एक्सेस कर सके। मतायस के जाने के बाद अब भी लगातार उनकी स्काइप की मीटिंग में वो अननोन हैकर का अकाउंट जुड़ा हुआ था। डेमन उस हैकर से कहता है कि मैंने ये पूरी लिस्ट निकाल ली है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि ये लैपटॉप कहाँ कहाँ गया था और इस लिस्ट की मदद से मैं तुम्हें आसानी से पकड़ लूंगा। डेमन की बात खत्म होने के बाद उस अकाउंट से फोटोशॉप ऐप को खोला जाता है और उसके बाद उस फोटो में जिसमें हैकर का चेहरा दिख रहा था उसे फोटोशॉप से आसानी से मतायस के चेहरे से रिप्लेस कर दिया जाता है। और मतायस के घर में अचानक से इंसान एक बॉडी को लेकर आता है और उसे मतायस के घर में रख देता है। इन सब चीजों को देखकर डेमन सब कुछ समझ जाता है और मतायस को बताता है ये सब कुछ डार्क वेब के हैकर्स का एक फुल प्रूफ प्लान है। सबसे पहले प्लान में उन्होंने एरिका को किडनैप किया, मगर एरिका के किडनैप का इल्जाम उनके ऊपर ना लगाया जाए, इस वजह से उन लोगों ने तुम्हारे जरिए
इस लैपटॉप को हमारे बीच में भेजा गया और अब फोटोशॉप की मदद से उस किडनैपर के चेहरे पर तुम्हारा चेहरा फिट कर दिया गया है ताकि सारा इंजाम तुम्हारे ऊपर डाला जाए और आखिर में एरिका की बॉडी को भी तुम्हारे घर पर रख दिया गया ताकि तुम्हारे बचने की कोई गुंजाइश ना हो। वो सब लोग चाहते थे कि हम इन सब चीजों को अपनी इच्छा से करें और आसानी से उनके जाल में फंस जाएं। डेमन की बात खत्म होने के बाद ही अचानक से मतायस के लैपटॉप पर पपाया नाम की एप्लीकेशन खुलती है। ये वही एप्लीकेशन है जिसको हमने शुरुआत में देखा था, जो कि मतायस ने ही अपनी गर्लफ्रेंड अमाया से बात करने के लिए बनाई थी। उस पपाया एप्लीकेशन की मदद से एक वीडियो मैसेज बनाया जाता है और फिर उस मैसेज को अमाया के पास सेंड किया जाता है। उस मैसेज में लिखा था कि मैंने अब लोकेशन चेंज कर दी है और अब तुम्हें मेरे घर पर ना आकर एक बिल्डिंग में आना है। अमाया को भी ये लोकेशन मिल जाती है और वो चुपचाप उस बिल्डिंग में चली जाती है, मगर वहाँ पर अमाया के साथ भी बुरा होता है और वो डार्क वेब के लोग अमाया को भी मार देते हैं। अब अमाया भी मर चुकी थी। अमाया के बाद अब डेमन का नंबर था। वो डार्क वेब ग्रुप के लोग अब डेमन के पास भी पहुंच जाते हैं, जो कि उन सबसे दूर इंग्लैंड में बैठा हुआ था। वहां पर जाकर वो लोग डेमन को फांसी से लटकाकर मार देते हैं और उसके लैपटॉप पर एक अपॉलॉजी लेटर लिखते हैं जिसमें लिखा होता है कि मैंने और मेरे दोस्तों ने एक बहुत खतरनाक क्राइम किया है। इस क्राइम की पूरी जिम्मेदारी मैं और मेरे सभी दोस्त लेते हैं और इसी वजह से मैं अपने आप को फांसी लगा रहा हूँ और सारी घटना का इंजाम मैं अपने सर पर लेता हूँ। और पास्ट में मेरे और मेरे दोस्तों द्वारा जितने भी क्राइम किए गए हैं उन सभी के वीडियोज मेरे कंप्यूटर में पड़े हुए हैं। इस तरह से मतायस का आखिरी दोस्त डेमन भी मर जाता है। अब हमें मतायस को दिखाया जाता है। उसके फोन में एक नई स्क्रीन खुलती है जिसमें एक पोल होता है कि मतायस को जिंदा रहना चाहिए या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ मतायस के घर में जिस बॉडी को रखा था यानी एरिका की बॉडी को, उसको होश आ जाता है। वो कंप्यूटर के सामने बैठी हुई थी। वो कंप्यूटर में अपने आप को देखती है कि उसके सर पर एक बैंडेज लगी हुई है और जैसे ही वो बैंडेज हटाती है हमें दिखता है कि उसके सर में एक बहुत बड़ा होल है, जो कि ट्रीफिनेशन की प्रोसेस के जरिए डार्क वेब के लोगों द्वारा ही किया गया था। अब उस पोल के वोटिंग रिजल्ट भी आ जाते हैं जिसमें पूछा गया था कि मतायस को जिंदा रहना चाहिए या नहीं। लगभग 80% वोट इसी बात के आए थे कि मतायस को मर जाना चाहिए। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है अचानक से एक गाड़ी आती है और साइकिल पर बैठे मतायस को उड़ाकर चली जाती है और इस तरह से मतायस को भी मार दिया जाता है। अब इस पूरी घटना के बाद हमें एक नई स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि जो हम शुरुआत से देख रहे थे उन सभी चीजों को डार्क वेब के ऊपर लाइव स्ट्रीम पे दिखाया जा रहा था। बहुत से लोग इनके ऊपर पैसा लगा रहे थे और जिन जिन कैरेक्टर के ऊपर जितना ज्यादा पैसा लग रहा था उन्हीं को जल्द से जल्द मार दिया जाता था। और इस तरह हमने इस मूवी में देखा कि किस तरह से मतायस और उसके दोस्त सिर्फ एक लैपटॉप के चक्कर में इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे और इस वजह से ही उन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है।